सो हेलो एवरीन, आज हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, दैट इज प्रॉब्लम 130। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि अ मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड कट इनटू टू along a plane whose minimum distance from the sphere center is h is uniformly charged by a total electric charge q. What is force necessary to hold the two parts of the sphere together? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और दूसरा कि जैसे कि इधर इन्होंने मेटल स्फेयर वर्डिंग यूज किया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्फेयर कंडक्टिंग है। अब कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर हमेशा होलो होगा, मतलब चार्ज उसके इस तरफ सरफेस पे रहेगा। सो ये तो मेरे को आइडिया पता चल गया कि ये एक होलो स्फेयर है। ओके, होलो नहीं हो और सॉलिड भी हो तो भी चार्ज तो उसके पेरिफेरी पे बिखरा हुआ होगा। सो इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो होलो ही है ये। ओके, सो अब मेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं हाइट एच पे जा रहा हूँ सेंटर से और दो पार्ट्स में से कट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली में वो पूरा एक कंप्लीट स्फेयर है, लेकिन मैंने उसे दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। तो लाइक अगर दोनों जुड़े हुए रहते हैं तो एक टेंशन होता है पूरे स्फेयर के अंदर, जो कि आपको एक फोर्स दे रहा है। वहीं इस केस में अब वो टेंशन नहीं रहा, तो अब आपको मैन्युअली खुद से एक फोर्स एफ देना पड़ेगा उसे वहीं पे रखने के लिए। सो लेट्स सी, ये प्रॉब्लम को अगर मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो इस वे में मेरा एक स्फेयर है। ओके, इस स्फेयर की सपोज रेडियस आर ले लेते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से हाइट एच पे चला जा रहा हूं। ओके, और ये जितना भी पोर्शन है स्फेयर का उसे कट कर दे रहा हूँ, जैसा कि इधर का है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर सेंटर इज है एच। और मिनिमम डिस्टेंस तो हमें पता है कि परपेंडिकुलरली ही होगा, तो ये परपेंडिकुलरली ही हमने बनाया। सो लाइक मैंने ये जो पार्ट है स्क्वायर का, उसे मैं इसका अलग से डायग्राम बना दूं, क्योंकि बेसिकली दोनों अपार्ट हो गया है अब। सो इस वे में इसका एक डायग्राम बनेगा। और एक्चुअल में ये किसी एक सेंटर का सेक्टर बन गया, सॉरी। सो इस वे में ये पूरा स्फेयर बन गया, इसकी रेडियस आर हुई। ओके, सो ये रेडियस आर का एक पूरा कोनिक बन गया है मेरा। मैंने कट कर दिया उसके बाद। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि एक्चुअल में अगर हम उन्हें अलग ट्रीट करते ना, तो हो क्या जाता कि यहाँ पे टेंशन टी लगता है और यहाँ पे टेंशन टी लगता, तो नेट टेंशन की डायरेक्शन इधर आती डाउनवर्ड्स। ओके, तो ये जो नेट टेंशन फोर्स आ रहा है वो बैलेंस कर दे रहा होता जो रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है वो टेंशन फुलफिल कर दे रहा था हमारे पहले वाले केस में, जब पूरा बॉडी एक साथ था। अब क्योंकि टेंशन नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों आपस में चिपके हुए नहीं है इन अनदर वर्ड्स, तो हमें मैनुअली वो फोर्स देना पड़ रहा है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया कि हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन को रिफ्रेश करके टेंशन पूछा होता इस कोनिक के लिए, तो आप कर सकते हो सिमिलर वे में जिसमें आज हम करने वाले हैं। तो लाइक ये पूरी हाइट h है, और मुझे ये पता चल गया कि मुझे टोटल फोर्स इस रीजन पे कितना लग रहा है इस पूरे के कारण, ये कैलकुलेट कर। तो मैं कर क्या सकता हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ से इस फिगर में ऐसे एंगल थीटा पे जाऊं, किसी एंगल थीटा पे जाऊं, और उसके बाद एक छोटा सा डी थीटा का आर्क ले लूं, थीटा पर जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लूं। जैसे कि मैं इधर जस्ट एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थीटा नॉट, जो कि यहाँ पे इस केस में ये एंगल है जो कि एच और आर पे डिपेंड करेगा, और वो हम ढूंढ भी सकते हैं। ओके, सो लाइक थीटा को मैं थीटा नॉट से पाई बाय 2 तक वेरी कर रहा हूँ। और मैं कर क्या रहा हूँ
कि एक पूरा इस टाइप का एक एलिमेंट ले रहा हूं, सो लाइक ये पूरा एक सर्कुलर एलिमेंट होगा। अगर आप इसे समझ सकते हो कि आप एक ऑरेंज को पील कर रहे हो, तो ये पूरा मैंने सर्कुलर एलिमेंट लिया। कैसे? वो डी थीटा को पूरे सर्कल में मैंने ऐसे रोटेट कर दिया 3 डायमेंशनली। सो मुझे ये पता चल गया कि उसका वो जो लेंथ है वो तो आर डी थीटा के इक्वल है। तो इस स्ट्रिप को मैं एक जगह से कट करके फ्लैटन कर दूं, तो मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ कि, सॉरी, मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ कि इस वे में मैंने इसे तोड़ दिया, और जहां ये लेंथ जो है वो इधर आ जाएगी, दैट इज आर डी थीटा। ओके, अब ये लेंथ क्या होगी वो सोचो आप। ये लेंथ देखना है ना, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं। तो मुझे ये दिख गया कि ये लेंथ आर कोस थीटा है, तो आर कोस थीटा इसकी रेडियस हो गई, ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी। तो इसका पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर कोस थीटा। तो टोटल एरिया जो कि इस स्ट्रिप का है वो क्या आया, आप कैलकुलेट करो। तो आया 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा के इक्वल। सो इतना एरिया है उस स्ट्रिप का, अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो क्यों ना हम पूरे इस कोन पे ढूंढने की बजाय इस एलिमेंट पे पूरा स्फेयर नहीं, सॉरी, ये एलिमेंट को छोड़ते हुए इतने स्फेयर के कारण ही फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि हमें ये पता कि कोई भी एक चार्ज क्यू है तो वो खुद पे तो फोर्स अपना एक्सर्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं ये स्ट्रिप को छोड़ते हुए रिमेनिंग पोर्शन का देखूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा इस पे। अब इधर मेन कंसेप्ट आता है कि मेरे को ये स्ट्रिप का रिमूव करना है। तो हम इधर कर क्या सकते हैं वो आप अच्छे से समझना। वैसे ये स्ट्रिप मेरे को थोड़ा सा बेटर दिखाना चाहिए था, इस वे में जाती हुई है स्ट्रिप, सॉरी। ओके, इस वे में ये पूरी स्ट्रिप है यहाँ पे। तो लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, आप 2 पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करो। एक तो ये स्फेयर के जस्ट अंदर का पॉइंट ले रहा हूँ, और स्फेयर के जस्ट बाहर का ले रहा हूँ, हाँ। तो ये दोनों पॉइंट्स पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सपोज। तो स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्फेयर, सॉरी, स्फेयर के बचा मुझे कहना है, यानी स्फेयर के कारण नहीं, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है स्ट्रिप को हटा के उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है सपोज। और ये जो स्ट्रिप है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, स्ट्रिप के कारण सपोज। तो E1 प्लस E2 होगा बेसिकली K क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी। ओके, वही होलो के केस में मुझे पता है कि जस्ट मैं अंदर लूंगा तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बेसिकली इस पूरे रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर -E1 हो गया, डायरेक्शन चेंज कर गई, और नेट 0 है। तो E2 इक्वल टू E1 ही है, और E1 प्लस E2 K क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि रिमेनिंग स्फेयर के कारण है, वो सिंपली आ गया K क्यू बाय 2R स्क्वायर के इक्वल। यही एक कंसेप्ट है जो कि मुझे इस वीडियो में दिखाना था, कि मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कई बार गलती से इसे सॉल्व करते वक्त K क्यू बाय R स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर हम K क्यू बाय R स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पे नहीं लगेगा, ये तो हमें पता है। सो वो एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस रिंग पे लग रहा होगा वो होगा K क्यू बाय 2R स्क्वायर, रेडियली हर एक जगह इस डायरेक्शन में रेडियली। तो इस रिंग में हर जगह रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे रेडियली हर जगह एक्ट कर रहा होगा।
तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है या फिर जिस प्लेन में ये जो कंपोनेंट है इस प्लेन में, वो सारे के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट तो वर्टिकल में आएगा इस डायरेक्शन में, तो क्यों ना मैं कंपोनेंट उसी वे में ले लूं। तो उसका कंपोनेंट के क्यू बाय टू आर स्क्वायर है। ओके, तो के क्यू बाय टू आर स्क्वायर कोस थीटा इधर और के क्यू बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा अपवर्ड्स लगेगा। तो मुझे कंपोनेंट से मतलब है जिसकी वैल्यू है के क्यू बाय टू आर, के क्यू सॉरी बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो हुआ वो कंपोनेंट इनटू ये स्टेप आप देखिए क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टू पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। तो इधर इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये जो टोटल चार्ज है स्ट्रिप पे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लेंथ है टू पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा और चार्ज बेसिकली लेंथ पे ही बिखरा हुआ है, तो क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई सिग्मा और मल्टीप्लाई मैं टू पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा कर दूं, तो मेरे को इस स्ट्रिप पे कितना चार्ज है वो मिल जाएगा, जो कि इधर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे मिला अ, ये सारा टर्म हट जाएगा और ये आ जाएगा सॉरी क्यू कोस थीटा डी थीटा बाय टू। और ये टोटल फोर्स हो गया क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को टोटल फोर्स मिल गया। तो ये फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां, थीटा नॉट से पाई बाय टू। तो इधर हम कर क्या रहे हैं कि हर एक फोर्स ये एक एक स्ट्रिप पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो फोर्स मैंने कैलकुलेट किया हर एक पे, तो मुझे पता चल गया कि थीटा नॉट से पाई बाय टू मैंने इसे वेरी किया, तो मुझे इस कोनिक के लिए ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स अपवर्ड जो लग रहा है वो मिल जाएगा। सो अब नॉर्मल कैलकुलस स्टफ है, तो अब मैं प्रीटी फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँ इसे, तो ये आ जाएगा। एक तो सबसे पहली बात, बाहर मैं एक टर्म ले जाता हूँ, बाहर मैं जो टर्म ले जा रहा हूँ वो होगा के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर और अंदर मैं लिख देता हूँ थीटा नॉट से पाई बाय टू, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसे लिख दिया मैंने साइन टू थीटा बाय टू डी थीटा। तो मैंने एक बाय टू का फैक्टर यहाँ से हटा दिया और एक बाय टू को मैं उधर ले गया, तो ये बन गया एट यहाँ पे। अब अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना तो होगा के क्यू स्क्वायर बाय एट आर स्क्वायर, सबसे पहले साइन टू थीटा का होगा माइनस कोस टू थीटा बाय टू, तो माइनस कोस पाई ओवर टू प्लस कोस थीटा नॉट, कोस थीटा नॉट नहीं टू थीटा नॉट ओवर टू। ओके, ये वैल्यू हुई। अब मुझे पता है कि ये पूरी क्वांटिटी तो माइनस वन के इक्वल है, तो ये आ जाएगा सिंपली वन बाय टू, ये जो टर्म है मेरा, तो वन प्लस कोस टू थीटा नॉट, वन प्लस कोस टू थीटा नॉट किसके इक्वल होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट के। तो इस पूरे टर्म को मैं हटा के लिख सकता हूँ, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नॉट नहीं, टू कोस स्क्वायर थीटा नॉट के इक्वल होगा, तो मैं इस पूरे टर्म को हटा के लिख सकता हूँ डायरेक्ट टू कोस स्क्वायर, टू का फैक्टर वो हाफ के फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा नॉट। सो फाइनली जो फोर्स एफ लग रहा था, हर जगह मेरे को एफ इक्वल टू लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, वो इस इंटीग्रल के इक्वल है और जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो आई के क्यू स्क्वायर बाय एट आर स्क्वायर। अब जस्ट मेरे को कोस थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कोस थीटा नॉट मेरे को ढूंढना है, तो ये पूरी हाइट इधर एच आ गई, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो कोस थीटा नॉट हुआ बेस अपॉन ये हाइपोटेनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से मैंने वो इधर डाल दिया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय आर, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होल अपॉन 8 r पावर 4। वैसे आंसवर्ड ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा अगर आप इसे इस फॉर्म में लिख दो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे तो 4 into 8 आपको क्या देगा? 4 into 8 32, या 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 4। सो अगर मेरे को फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ढूंढना है तो ये आया, मतलब मैं इतना फोर्स नीचे मुझे दबा के रखना पड़ेगा कि जस्ट टेंशन हमें इतना फोर्स का रिलीफ दे देता है। ओके, सो अगर नॉर्मली मैंने एक बॉडी को छोड़ दिया था जिसपे जरा भी चार्ज नहीं होता तो टेंशन उसके अंदर जीरो रहता। अब कई बार होता क्या है कि हमें टेंशन की ब्रेकिंग वैल्यू दे रखी होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि चार्ज में मैक्सिमम उस बॉडी पे कितना रख सकता हूँ ये ढूंढ सकता हूँ। मतलब क्या होगा कि मैं जितना ज्यादा चार्ज रखता जाऊंगा धीरे धीरे टेंशन की वैल्यू भी मेरे को उतनी ही इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब टेंशन की वैल्यू एक्सीड हो जाएगी जितनी टेंशन रख सकते हैं एक मटेरियल की। तो टेंशन की वैल्यू नहीं, मेरे को कहना चाहिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो मटेरियल पूरा टूट जाएगा। तो ये हमें हेल्प कर सकता है कितना चार्ज मुझे रखना चाहिए वो फाइंड आउट करने में भी। और इसके थ्रू अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है तो जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरे को इसके थ्रू टेंशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन टी है और इस डायरेक्शन में टेंशन टी है। ओके, सो टेंशन के मैं कंपोनेंट्स करूं तो मुझे पता चला कि ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है तो इससे तो परपेंडिकुलर होगा। मैं को प्रॉपरली दिखाना चाहिए। यस, इधर इस वे में टेंजेंट में इधर लग रहा है तो ये इस वे में एंगल थीटा नॉट बना रहा होगा। ओके, सो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टी कोस थीटा नॉट इधर हुआ और टी साइन थीटा नॉट इधर हुआ, तो नेट टेंशन 2t साइन थीटा नॉट आया, जो कि अभी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है उसके इक्वल है। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था? ये, और उस इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो उससे मैं टेंशन ढूंढ सकता हूँ। सो लाइक टेंशन भी हम इन प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल मेथड हो गया जिसमें मेन कंसेप्ट तो यही था कि एक रिंग को मैं हटा दूं स्फेयर में से तो बाकी के स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, बाय एवरीवन।